क्लास को और कास्ट को सिर्फ एक ही हथियार से खत्म किया जा सकता है, वो है शिक्षा। हमारी प्रायोरिटी है रिलीजन है, तो हम जो है प्रोडक्ट भी वैसे ही निकलेंगे। रिलीजन वाले मैटर में घुसा रहे हो तो आप ये जो है एज्यूम करके मत चलोगे हमारा बच्चा जो है आइंस्टीन बनेगा, वो नहीं बनेगा। मॉब लिंचिंग हो, पेशाब पिलाकर उसको शुद्धिकरण किया जाता है। किसी दलित छात्र को एक घड़े से पानी पिए जाने पर उसको इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। जातिवादिता, कट्टरतावाद, वर्ण व्यवस्था हमको दिखाई दे रहे हैं। समस्या है ना इस देश की वो ये है कि आजकल लोगों ने जो है किताबें पढ़ना बंद कर दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्यादा ध्यान देने लगे। संगठित हो, दूसरा साक्षर हो और तीसरा संघर्ष करो। तो इस भीड़ का आलम आप देखिएगा। कुछ हमें प्रोफेसर भी मिल गए डी के गेस्ट फैकल्टी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नेहा नाज नाम है। अच्छा, आज के मौके पे क्या संदेश देंगे? आप तो स्टूडेंट्स के बीच में रहती हैं, क्या समझाना चाहेंगे आज के स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो मैं पूरे राष्ट्र को जय भीम कहूँगी और अपने आप को इसके लिए गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 136वीं जन्म दिवस की एक प्रत्यक्षदर्शी बन रही हूँ और ये यहाँ के लोगों के उत्साह को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पूरे भारतवर्ष के जनता से अनुरोध कर रही हूँ कि बाबा साहब ने जो राष्ट्र निर्माण के लिए किया है उसको हमें जन जन तक पहुँचाना चाहिए। उनकी की गई जो भारत के लिए उन्होंने किया है, राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भूमिका रही है उसको हम लोग बहुत कम करके आंकते हैं। उसे और लोगों के समक्ष ले जाकर, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में उनके योगदान जब तक भारत रहेगा तब तक लोग उसे याद करते रहेंगे। स्टूडेंट्स को किस तरीके से याद करना चाहिए बाबा साहब को? बाबा साहब की पंक्तियां जो है 3 लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। पहला तो संगठित हो, दूसरा साक्षर हो और तीसरा संघर्ष करो। ये तीनों पंक्तियां एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोटिवेशनल हैं और क्रांतिकारी हैं। अगर कोई व्यक्ति तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक वो संघर्ष करना नहीं सीखेगा, और संघर्ष हम तब कर सकते हैं जब किसी संगठन में संगठित होकर रहेंगे। और ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है, बाबा साहब की ये युक्तियाँ, और वो अपने जीवन में इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष करिए, संगठित होइए और आगे बढ़िए। ओके ठीक है सर, आप क्या कहना हुआ? मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद जी। और मैं भी यूनिवर्सिटी में एज गेस्ट फैकल्टी हूँ। हाँ। और डॉक्टर बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश के लिए, यह न केवल जो है माइनॉरिटी के लिए बल्कि SC ST OBC के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया और जिस प्रकार से इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। और आज के जो बच्चे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, चाहे रूरल एरिया से आ रहे हों, चाहे इंटीरियर से एरिया से आ रहे हों, तो उनके लिए जो है चाहिए कि बाबा साहब के जितने उन्होंने लाइफ में संघर्ष किया, जैसे 1891 में उनका जो है जन्म हुआ, जन्म के बाद से उन्होंने संघर्ष किया है, तो ये हम सभी के लिए जो है वो आइकॉन है। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि आजकल के बच्चों को जो है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव की घटनाएं रोज़ाना हमें देखने को मिलती हैं, आज भी देखने को मिलती है। उसके लिए एक UGC भी लाया गया, बहुत विरोध हुआ। UGC के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, UGC के बारे में देखिए, UGC जो लाया गया सब कुछ वो सही है, लेकिन देखिए उस जो भी देखिए जो रिजर्वेशन जो दिया गया है उस रिजर्वेशन को बस सही से फॉलो किया जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस जो सही से फॉलो। फिर भी भेदभाव तो है ही ना, तो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग बोलते भी हैं, अरे तो कोटे वाले हैं, रिजर्वेशन वाले हैं, ये खुल के कही जाती हैं ये बातें। ये अब आज के समय देखा ये बहुत कम हो गया है। ठीक है ना? बहुत ही कम हो गया है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस तरह से ये माने किया उसका बहुत अब कम हो गया, अब पहले से काफ़ी कम हो गया है। ठीक है ना? अब लगातार जो है लोगों को रिजर्वेशन जो मिला उसका लगातार लोगों को फायदा मिल रहा है। ठीक है ना? अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी मैडम। सर, ये छुआछूत और भेदभाव की जो भावना है सर, ये हमारे समाज की सबसे बुराई है और ये सब दिन रहेगी। मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ कि सर कम हो गया है, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन घटनाएं राजस्थान, MP में हम देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ किस प्रकार के भेदभाव किए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो, पेशाब पिलाकर उसको शुद्धिकरण किया जाता है। किसी दलित छात्र को एक घड़े से पानी पिए जाने पर उसको इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। क्या हम कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में अंतरिक्ष पे जा रहे हैं? जीवन जीने के लिए जमीन पर जगह नहीं है और हम अंतरिक्ष पे जा रहे हैं? कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है ये। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकती हूँ सर कि भेदभाव या जाति पाति कम हुई है। भले लोग एक तरफ हायर एजुकेशन करना बढ़ रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता रूढ़ बनी हुई है और अभी जो चीजें हैं और जटिल हो गई हैं सर। मतलब धरती पर जातिवाद खत्म नहीं हुआ है, चंद्रमा में जाने की तैयारी है। जी, मुझे ये कहना है कि एक तरफ इंडिया डेवलप हो रहा है और भारत पिछड़े की तरफ बढ़ रहा है। भारत का विभाजन 2 भागों में हम स्पष्ट
स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जो भारत है वो ज्यादातर दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी से बना हुआ है। इसमें विकास की जरूरत है। इंडिया तो विकास कर चुका है अपने लेवल पे, और उसके विकास की आवश्यकता नहीं है। जो नीचे के लोग हैं इनके विकास की जरूरत है सर हमें। मैं ये चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी पिछड़े लोग हैं वो संगठित हो और अपने अधिकारों की बात बहुत दूर तक पहुँचाए, संसद तक पहुँचाए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि हमें किन चीज़ों पर काम करना है, एजुकेशन किस तरह से हासिल करना है। स्कूल बंद हो रहे हैं सर, कॉलेज बंद हो रहे हैं, कोई इसके लिए बोलने वाला नहीं है। नहीं, अब तो कॉलेजों में भी कह दिया है कि अपना खर्चा खुद निकालिए, फीस से खर्चा निकालिए। हम लोग निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, और निजीकरण में सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो पहले से सशक्त और मजबूत हैं। जो समाज के नीचे के लोग हैं उनको निजीकरण से कोई फायदा नहीं होगा सर। और ये रिजर्वेशन है ना सर, ये एक टोपी पहनाने जैसा है, इसका कोई फायदा नीचे के लोगों को नहीं मिल पा रहा है सर। रिजर्वेशन क्या है? लोग कह रहे हैं रिजर्वेशन से नीचे के लोगों का कल्याण हो रहा है। उनको तो अभी भी देखिए सर, ज्यादातर भूखे लोग जो हैं, नंगे लोग जो है वो SC ST OBC के लोग हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है ना सर। सही बात। तो हम चाह रहे हैं आपके चैनल से कि आप लोग जो समाज के हाशिए पे लोग खड़े हैं उनके लिए काम हो, उनके लिए आवाज उठे। संसद तक में आवाज उठनी चाहिए, विधानसभाओं में आवाज उठनी चाहिए। तो सर से ही बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शिव पांचे लिखता हूँ मैं। अच्छा, तो मैम ने तो कहा कि हम चंद्रमा में जाने की बात कर रहे हैं, विज्ञान की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ हम जाति पाति में भी फंसे हुए हैं। कि दो रियलिटी इंडिया की आपको क्या समझते हैं इससे? बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लगभग 3000 वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ पे जाति पाति और वर्ण व्यवस्था से आच्छादित है समाज। हम पुराने भारत की बात कर रहे हैं, परंतु नए भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, इंडिया को बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमको वैश्विक रूप से जो है हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो वो गलत है। दो भागों में हमको डिवाइड दिखता है। एक भारत, दुनिया एक तरफ AI की बात कर रही है, रोबोट लर्निंग की बात कर रही है, मशीन लर्निंग की बात कर रही है। हम यहाँ पर रोज़ाना वीडियोस देखते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, इसके बारे में बात की जाती है। बिल्कुल, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है, ये के ज़माने में हम देख रहे हैं। परंतु अभी भी हम देश में देख रहे हैं कि वही पुरानी जो है जातिवादिता, कट्टरतावाद, वर्ण व्यवस्था हमको दिखाई दे रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में या फिर जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ भी हमको दिखाई पड़ता है, और भी जो भी है जो सरकारी संस्थान है वहाँ पे सभी जगह जाति व्यवस्था दिखाई पड़ रही है हमको। चाहे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये इंटरव्यू है, वहाँ पे भी जाति व्यवस्था है। एक वर्ग को लिया जा रहा है वहाँ पे, कोई 8 साल से 10 साल से इंटरव्यू में जाति देख के नंबर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखा जा रहा है। कई ऐसे प्रोफेसर है जान पहचान में जो 14 साल से जो कंटिन्यू जो एडहॉक के रूप में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाए भी हैं, उसको डिस्प्लेस कर दिया गया। डिस्प्लेस एक नॉट फाउंड सूटेबल बताया। यस, NFS लगा देते हैं लोग, और जो है नॉट फाउंड सूटेबल जो है एक पॉइंट के रूप में वो रखा जाता है। तो ये गलत है। जो इतने सालों से जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनको नहीं रखा जा रहा है, और न्यू कमर को एक चिट्ठी बन के आती है ऊपर। ये सोचिए, जिसके पास 14 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो 4-5 साल वाला 14 सालों का। बिल्कुल 14 साल का जो एक्सपीरियंस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसी आधार पर उसको रखा था। सीधा है, किताब लो, बैठो, शिक्षा लो और अपने लोगों को जो है तरक्की का रास्ता दिखाओ। मतलब ये कास्ट और क्लास की जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ने का केवल एजुकेशन ही तरीका है। एजुकेशन है, और सबसे बड़ी बात है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ मुझे आप बता दीजिए क्लास नहीं है। कास्ट नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्लास तो है। हाँ, क्लास तो क्लास को और कास्ट को सिर्फ एक ही हथियार से खत्म किया जा सकता है, वो है शिक्षा। तरीके की रेस की कहानी है, फिर क्लास की कहानी है। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आपको क्लास और कास्ट की इस रेस को खत्म करना है, तो आपको जो है मुख्य धारा में आने के लिए भौतिकवादी राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में आपको घुसना पड़ेगा, और वो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। अगर आपको शिक्षित नहीं हो, आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो आप भले ही आप जो है अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में पैदा हुए व्यक्ति हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप जो है आइसोलेशन में जो है अपने आप को महसूस करोगे। लेकिन मैं वही समझना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा जो समाज है, दुनिया भर में अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ें तो आज समझ में आता है कि कहीं डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, कहीं एक नया AI मॉडल ट्रेन किया जा रहा है, नया डेटा फेच किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके की टूल्स हैं, कहीं ज्योतिष विज्ञान सिखाना या फिर अलग अलग तरीके की, जहाँ पे लोग काल्पनिक चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, मैं ये जानता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मैं किसी भी गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली जो है नाम लेकर के नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये है, ये सब चीज़ें जो डिटरमाइन करती है ना, वो करती है प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है एज अ कंट्री, एज अ नेशन। अगर हमारी प्रायोरिटी है रिलीजन है, तो हम जो है प्रोडक्ट भी वैसे ही निकलेंगे। अगर हमारी प्रायोरिटी शिक्षा है, तो हमारे जो है प्रोडक्ट भी वैसे ही निकलेंगे। प्रोडक्ट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इंटेलेक्चुअल निकलेंगे।
जो दुनिया में देश में नाम रोशन करेंगे। अगर हम जो है बच्चों को इनकरेज करेंगे कि हाँ भाई ठीक है जो है सुपरस्टिशियस चीज़ों में जो है अपना ध्यान लगाओ या फालतू की चीज़ें करो या रील बनाओ, तो उससे जो है समाज का, देश का या दुनिया का भला होने वाला नहीं है। हमें अपने जो है नीचे कंट्री से, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ऐसा बोला जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि भारत जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को लीड कर रहा है। ये आप मानते होंगे, लेकिन क्या आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जो 70 साल से ये रेस जो है धीरे धीरे, भले ही कछुए की चाल से चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी शिथिल सी पड़ती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा को जो है आजकल जो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो स्ट्रेटेजिकली जो है उसको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें सरकार की या किसी जो है मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पॉलिसी सरकार का इसमें रोल तो है ना कि हमें अपने सरकारी संस्थानों को बचाना चाहिए, सरकारी स्कूलों को, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, उनको बचाने की ज़रूरत तो है ना। देखिए बचाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक फिर भी ये चाहता हूँ कि जो पहली जो शिक्षण संस्थान होती है ना, कोई भी समाज हो उसमें 3 संस्थाएं ज़रूर होती हैं। हाँ। पहले इंस्टीट्यूशन जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक तो होता है फैमिली, ऊपर होता है समाज, उससे ऊपर होता है नेशन। अगर आप प्राइमरी लेवल पे, अगर आप फैमिली के लेवल पे अगर आप बच्चे को जो है सुपरस्टिशन चीज़ें सिखा रहे हो, रिलीजियस वाले मैटर में घुसा रहे हो, तो आप ये जो है एज्यूम करके मत चलो कि हमारा बच्चा जो है आइंस्टीन बनेगा, वो नहीं बनेगा। इसको आप जो है आत्मसात कर लो और इसको जो है बैग में रख के ना बैठ जाओ कि हमारा बच्चा नहीं बनेगा, आइंस्टीन नहीं बनेगा हमारा बच्चा, या हमारा बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल नहीं बनेगा, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनेगा। अगर आप रिलीजियस मैटर में जो है अपने बच्चे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो या बेवजह की दिनचर्या की जो है पॉलिटिक्स में घुसाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलो भैया अपनी एजुकेशन ले, समाज के बारे में थोड़ा सा संवेदनशील हो और समाज के बारे में पढ़। सबसे बड़ी जो समस्या है ना इस देश की वो ये है कि आजकल लोगों ने जो है किताबें पढ़ना बंद कर दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो सोशल मीडिया कंटेंट को कम ध्यान रखें, उसका कंज्यूम करें, उसको कम करें, और जो रियल कंटेंट है, जो बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल जो देखे गए हैं उनको पढ़ें। देखिए, जब तक किताबें आपके आसपास नहीं होंगी, आपके सिरहाने शाम को किताब नहीं होगी, तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप आइंस्टीन बन जाएंगे या फिर कोई और समाज में कुछ बेहतरी कर पाएंगे। खैर, ये मैंने भीड़ का नज़ारा आपको दिखाया, यहाँ पे लोग जो आए हैं उनका विचार आपको सुनाए। आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ में धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।